हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्रश्नों को शामिल किए हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है कि 1919 में अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1919 में जो अधिनियम आया था द्विशासन धारणा का, उस समय तात्कालिक भारत के सचिव जो है वह लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। जी हाँ दोस्तों, किसकी देन थी? तो जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे उनकी यह देन थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसी को आप याद रखिएगा। और जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है के कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और राज्यों में यह द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1931 से जो है कि 1937 तक यह लागू थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। हम सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते आपको चलेंगे, जिससे कि यह आपको अच्छे से तैयार हो सके। और जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करते जरूर चलिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि द्वैध शासन की किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए, वही प्रश्न आपका, बस लैंग्वेज को अलग किया गया है कि जो द्वैध शासन आया था इसको जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा कब लागू किया गया था? तो यह आपका 1919 में इसको लागू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो देखिए, यह 1921 का प्रश्न है कि 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो देखिए, अगर हम आरंभ की बात करें तो यह जो आरंभ करने वाला था वह था ड्यूक ऑफ कैनाट। जी हाँ दोस्तों, जो है कि ड्यूक ऑफ कैनाट ने जो है वह आपका चेंबर ऑफ प्रिंसेस को लागू किया था, आरंभ किया था। और जो है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसका निश्चय सुझाव नरेंद्र मंडल के रूप में किया गया था। और यह जो है कि फरवरी 1921 में इसका जो है कि विधिवत उद्घाटन किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, यह किसके काल में लागू किया गया था? तो देखिए, अगर हम बात करें लागू की, तो यह जो लागू आपका किया गया था यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 जो है यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। और भारत में जो है कि क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको कुचलने के लिए जो है वह ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको जो है कि कमेटी के सुझावों को 1919 में लागू किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भारत में जो अपने जो है देश को लेकर के जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी, लोग जो विद्रोह वगैरह कर रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए जो है वह अंग्रेजी गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट जो है कि लागू किया था, जिसको कि बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935, यह आपका जो आधारित था यह साइमन कमीशन पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है इसका यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन पर जो है कि आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा जो है यह किस वर्ष स्थापित की गई थी?
तो यह आपका जो है जो स्थापित किया गया था, यह किया गया था 1946 में। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई में 1946 में जो है कि चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह दिल्ली में हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। यह जो प्रश्न हम लिए हैं इस वीडियो में, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है क्वेश्चन वगैरह बनाने में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। अगला है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था। यह जो प्रश्न है यह हमने प्रीवियस वीडियो में शायद करवाया है और इसलिए दोबारा इस प्रश्न को रखा है, जिससे कि यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमने इसको रख लिया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पंजाब में जो कृषि आंदोलन आयोजित हुआ था, जिसमें कि लाला लाजपत राय को जो है कि किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, तो वह आपका भेजा गया था 1907 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1907 ईस्वी में उनको जो है वो मांडले जेल भेजा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार अगर हम स्वराज की बात करें तो स्वराज का अर्थ आपका क्या था, वह था आपका स्वशासन। जी हाँ दोस्तों, क्या अर्थ था, तो अर्थ था स्वशासन। इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के द्वारा जो है वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन का क्या लक्ष्य था, वह था जो है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी चाहते थे कि जो है वह इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, लोग जो है कि घर पर ही कुटीर उद्योग लगाएं और उसको जो है कि वह बनाएं। तो जिससे उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन भी चलाया था। इसको तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी से प्रश्न आता है कि गांधी जी जो है कि कब भारत आए थे, तो वह आपका 1915 ईस्वी में भारत में आए थे और 9 जनवरी को आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो यह भी आप याद रखिएगा। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आपका कहाँ पर किया था, तो पहला सत्याग्रह बिहार में जो है चंपारण में किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, जिसको कि डोमिनियन स्टेट बोलते थे, किस तारीख को मिला था। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो कि डोमिनियन स्टेट मिला था, यह आपका मिला था 15 अगस्त 1947 को। जी हाँ दोस्तों, किस तारीख को मिला था, तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो गांधी जी को जो है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हैं वह इसमें से कौन सी हैं। तो देखिए, आपका जो है कि गांधी जी के लिए सत्य भी महत्वपूर्ण शिक्षा है और साथ ही में अहिंसा भी उनके लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। बाकी धर्म और सत्याग्रह महत्वपूर्ण उतना नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड वाला सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्य और अहिंसा था, यह तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो गांधी जी जो सच्चे समर्थक थे वह कुटीर उद्योग के थे, तो इसको याद रखिएगा। कुटीर उद्योग के सबसे ज़्यादा समर्थक गांधी जी थे, इसीलिए इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन वगैरह भी चलाया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे।
तो देखिए अगर हम बात करें स्वराज पार्टी के सदस्य की, तो जो है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, यह दोनों लोग मिल करके स्वराज पार्टी का जो है कि गठन किए थे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है, इसमें से ना ही इसमें सरदार पटेल थे और ना ही गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसलिए जो है कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब मोतीलाल नेहरू ही इसके सदस्य थे। तो केवल 1 वाला ऑप्शन सही है कि केवल 1। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो स्वराज पार्टी बनी थी यह आपका 1923 ईस्वी में बना था, और जो है कि इसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके बनाया था। और यह जो है वह आपका जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसकी विफलता के बाद 1922 में गांधी जी इसको बंद कर देते हैं। तो उसके बाद 1923 में जो है कि इस जो है कि स्वराज पार्टी का गठन होता है। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो देखिए प्रश्न वही है, बस पूछने का लहजा इसका चेंज हो गया है। तो देखिए असहयोग आंदोलन के बाद जो है वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है वह मिल करके जो है कि स्वराज पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा कि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह जो है कि किसकी चर्चा के लिए किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो लंदन में आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन जो है यह साइमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके आधार पर जो है कि उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। और इस चर्चा के द्वारा जो है वह ब्रिटिश जो है भारत के लिए भावी संविधान तैयार करने वाली थी। तो उसी के लिए जो है कि यह गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो रहा था। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का भावी संविधान बनाने के लिए जो है वह गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1927 में जो है वह दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में जो है वह राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो भाग लेने वाले थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ दोस्तों, 1927 में जो ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ही भाग लिए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम प्रश्न को इसलिए 2-3 बार रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको प्रश्न याद हो जाए। और दोस्तों बहुत बार आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप वीडियो देखे हैं और हम प्रश्न को 2-3 बार रिपीट कर दिए तो जो है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो प्रश्न आपको नहीं याद रहता है, लेकिन जब प्रश्न देखते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है। तो इसलिए हम 2-3 बार रिपीट करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक करिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए अगर हम बात करें पहली महिला अध्यक्ष की तो वह आपकी श्रीमती एनी बेसेंट थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट पहली जो है कि महिला अध्यक्ष थी। और यह जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता में जो है कि उनको पद के लिए अध्यक्षता के लिए चुना गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए आपका प्रश्न आपका वही पूछा गया है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन दोस्तों कभी प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। और सरोजनी नायडू कब बनी थी अध्यक्ष, तो 1925 ईस्वी में यह जो है कि अध्यक्ष बनी थी। और उसके बाद एक लोग और बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, जो कि 1933 में अध्यक्ष बनी थी। तो उनको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह तो शायद जो है कि आपका टीआरई में भी पूछा गया है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वह आचार्य जेबी कृपलानी थे। जी हाँ दोस्तों, आचार्य जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। अगला है कि बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो देखिए, अगर हम बात करें बाल पाल तथा लाल की तो यह जो प्रमुख नेता थे वह कांग्रेस पार्टी के थे। जी हाँ दोस्तों, किसके थे? तो कांग्रेस पार्टी के थे, ना ही गदर पार्टी के थे, ना मिलिटेंट नेशनल पार्टी के भी नहीं थे और स्वराज पार्टी के भी नहीं थे। यह लोग कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन यह लोग गरम दल के नेता थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद जो है वह आपका जो स्थापना किए थे वह किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, तो इसको याद रखिएगा। त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है 1939 में, उसी में यह गुस्सा होते हैं और उसके बाद कांग्रेस छोड़ देते हैं और डायरेक्ट जाकर के 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो देखिए, अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की तो वह आपके सुभाष चंद्र बोस है। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था और वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1944 को जो सुभाष चंद्र बोस ने आपका एक नगर में जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था वह आपका मणिपुर में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है? तो वह आपका मणिपुर में है। इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी चांसेस है कि टीआरई मोहर में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न हम देखेंगे और कल एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि आपके 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट और रहेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसलिए आप लोग हमको वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो जो भी वीडियो आती है उसका लिंक दिया जाता है टेलीग्राम पर। कोई नई जानकारी रहती है तो बताया जाता है, साथ ही में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कभी कभी तो वह भी दिया जाता है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।